ये नीट 2025 का केमिस्ट्री का पेपर है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो नीट 2025 में पूछे गए थे इम्पोर्टेंट, जिसको आपको याद रखना है आने वाले नीट एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए। तो 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ का रेशियो पूछा है ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल टू 1 टू n, यानी n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 पे एंड n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 6 पे। तो आपको जो है वेवलेंथ इसका जो बनेगा उसका रेशियो निकालना है। स्टार्टिंग में पहले के लिए n1 इक्वल टू 2 दिया है और n2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। आपने वेवलेंथ का ये वाले फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 अपॉन लैम्डा 1 पहले के लिए ले लेते हैं r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, r इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 हो जाएगा इज इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 136 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 9 माइनस और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5r अपॉन 36 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको 1 मिल गया। दूसरे वाले के लिए दिया है n1 इज इक्वल टू 4 और n2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। वापस से हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे लैम्डा 2 ले लेते हैं और ये हो जाएगा r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये वापस से हो जाएगा n 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे क्लासरूम में करवाए जाते हैं। इज इक्वल टू आर और फिर इसको हम ले लेते हैं 1 अपॉन 30, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन 36 हो जाएगा। इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा r इंटू और ये 30 यानी 16 और 16 का कितना हो जाएगा, 16 और 16 का निकालने के लिए आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। 16 और 36 का निकालने के लिए आपको 2, ये 8 और ये 18 और ये हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 9, 9 चौक 36 72 और 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 144 हो जाएगा। ठीक है, 144। तो ये कितना से कटेगा 16 यानी कि 9 से कटेगा और ये कटेगा 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5r अपॉन 144। तो आपको लैम्डा 2 भी मिल गया और लैम्डा 1 भी मिल गया। आपको दोनों का अब रेशियो लेना है, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 और 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू ऊपर में कितना था 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 1 था 5r अपॉन 36। तो हम लिख लेते हैं 5r अपॉन 36 और ये वाला कितना आया है 5r अपॉन 144। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5r अपॉन 36 इंटू ये हो जाएगा 144 अपॉन 5r हो जाएगा, 5r से 5r कट जाएगा और 36 इंटू 4 144 होता है। तो ये कितना आ गया टोटल, ये आ गया 4 और इसको 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा 2 ऊपर में चला जाएगा और ये हो गया 4। तो आपको निकालना है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करना था। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि आपको ट्रू स्टेटमेंट इसमें से जो है फाइंड करना है। तो ए ऑप्शन में दिया है अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि गैलियम और सीजियम दोनों ही बड़े एटम्स होते हैं और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑन एवरेज 28 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दोनों का सेम ही होता है। ये एनसीईआरटी का जो चार्ट दिया रहता है उसमें इसका दिया गया है। तो ये ऑप्शन तो आपका जो है इनकरेक्ट हो गया। अब बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑन पॉइलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एन एंड सीएल आर नॉट सेम। तो ये भी गलत है क्योंकि एन और सीएल का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों का ही हम सेम लेते हैं 3.0, यानी कि अप्रोक्स में 3.16 भी रहता है इसका सीएल का, पर हम दोनों का 3.0 लेकर के ही सॉल्व करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे बोल रहा है ए आर के प्लस सी एल माइनस, यानी कि ये सारा ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
तो आर्गन कितना होता है 18 होता है। इसके बाद K प्लस कितना होता है 19 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। Cl कितना होता है 18 होता है, लेकिन Cl माइनस है तो ये भी, यानी Cl 17 होता है, Cl माइनस है तो ये भी 18 हो जाएगा। Ca प्लस 2, तो Ca कितना होता है 20 होता है, लेकिन 2 चला गया तो ये 18 बचा। और S कितना होता है 16 होता है, लेकिन S माइनस 2 है तो S माइनस 2 कितना हो जाएगा, S माइनस 2 जो है 18 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है सी करेक्ट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारा। अब हम डी ऑप्शन को देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है इसका। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है SI AL और Mg और Na दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, SI का तो सबसे ज्यादा होता ही है, लेकिन Mg का यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद Al का आता है, फिर Na का आता है। यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन आ जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। कंसेप्ट भी होता है, लेकिन मोस्टली इसको एक्सेप्शन की जैसे ही याद रखते हैं। अब ई ऑप्शन को देख लेते हैं। तो डी तो आपका करेक्ट हो गया। द यानी कि सॉरी, डी तो आपका जो है इनकरेक्ट, Mg पहले आना चाहिए और Al बाद में, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। ई देख लेते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ CS इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Rb। तो ऑब्वियस बात, ये तो अगर आप जरा सा भी तैयारी किए होंगे नीट का तो आपको पता ही होगा कि सीजियम का जो रेशियो यानी कि रेडियस है वो काफी ज्यादा होता है Li से, और Rb से भी तो ज्यादा ही होता है, यानी कि सीजियम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो सी और ई ओनली करेक्ट है। तो सी और ई किस किस में करेक्ट है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो सी और ई जो है ओनली सेकेंड ऑप्शन में करेक्ट दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है देखने से लग रहा है कि ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है आयन और साथ में दिया गया है ग्रुप नंबर इन कैटायन। तो ये देख करके ही मेरे को सबसे पहले इसका मैंने अच्छे से रट्टा मार्क रखा हुआ है कि Al+3 जो होता है वो हमेशा, यानी कि +3 है तो 3 ग्रुप में मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है। हालांकि इसका सॉल्ट एनालिसिस में होता है NH4Cl प्लस NH4OH, और ये दोनों एक सॉल्यूशन में रखे गए होते हैं। तो यहाँ से आपको NH4 और प्लस और Cl माइनस मिलता है, और यहाँ से NH4 प्लस और OH माइनस मिलता है। ये जो है इसको थोड़ा सा कम करता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ये OH माइनस को जो है प्रोड्यूस करता है, और यही OH माइनस जो है Al+3 के साथ, यानी कि Al+3 के साथ मिलकर के OH माइनस का 3 जो एटम होते हैं वो ग्रुप होकर के AlOH3 बनाता है। और ये जो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, और ये जो होता है ग्रुप थर्ड में लैंड करता है। तो मेरे को ये अच्छे से पता है। और अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन ग्रुप थर्ड में जाएगा, यानी कि ये आएगा सेकेंड ऑप्शन। तो डी का सेकेंड किस में है, डी का सेकेंड ओनली सेकेंड ऑप्शन में है। तो एक ही से हमारा आंसर जो है वो आ रहा है। हालांकि मुझे Mg का भी पता है, Mg जो होता है वो ग्रुप 6 में लैंड करता है। तो इस हिसाब से जो है आप इसको मैच कर सकते हैं। 49 क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे दिया गया है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये एक रिएक्टेंट दिया है, आपको प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो पहला सबसे पहला क्या है HBr बेंजोइल पेरोक्साइड। तो देखने से ही लग रहा है कि ये क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव बनेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव। और एंटी मार्कोनिकोव में Br क्या होता है, लेस स्टेबल पे जो है वो जोड़ता है, लेस स्टेबल पे जोड़ता है। तो इसका हम लिख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पे CH3 है तो आपको यहाँ पे Br जोड़ना है। यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाले जो पोजीशन होता है वहाँ पे मार्कोनिकोव में जोड़ता है। दूसरे वाले में क्या दिया गया है, दूसरे वाले में KCN दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है KCN यहाँ पे K प्लस और Cn माइनस आएगा, KBr बाहर चला जाएगा, KBr बाहर चला जाएगा, और Cn माइनस यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो आपका ये वाला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका Cn जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि थर्ड स्टेप में क्या दिया गया है, NaHg और C2H5OH है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये Cn को जो है आपका CH यानी कि NH2 में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये है कुछ इस तरीके से, और ये CH3 है, और इसके बाद आपका जो है ये CH2 और NH2 में इसको जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ ये फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका बन के आएगा, और इस हिसाब से जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 50 को अटेम्प्ट करते हैं। 50 में क्या दिया गया है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट हीलियम और लिथियम का आपको एनर्जी और ये रेडियस आपको निकालना है। तो En का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। En क्या होता है, -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देख करके समझ में आ रहा है कि हर जगह जो है जूल में दिया हुआ है। तो जूल में भी एक फॉर्मूला होता है En का, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N², और ये जूल होता है। सिंपल सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻
-19 जूल आपको ये वाला जो वैल्यू है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ई निकालते हैं। ई यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है लिथियम के लिए, तो ई Li+2 के लिए निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन यानी कि Z² अपॉन N² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और Z कितना हो जाएगा लिथियम के लिए, Z होता है 3, तो 3 का स्क्वायर और फर्स्ट बोर ऑर्बिट में दिया गया है तो n=1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 9, 9 × 72 और 9 और 7 16 और 9 दूनी 18 और 1 19 पॉइंट यानी कि -19.62 जूल आपका जो है यल का आएगा। तो अब जो है हम लिथियम का रेडियस निकालेंगे। तो Rli+2 ले लेते हैं, यहाँ पे +2 का है और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A0 अपॉन Z होता है। A0 का वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया है 52.9 लेना है और Z का वैल्यू कितना हो जाएगा लिथियम के लिए, 3 हो जाएगा। तो 3 पिकोमीटर हो जाएगा, हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं 52.9 को। तो ये कितना हो जाएगा, 3 के 1 से जाएगा 2 आएगा, 2 आएगा, 3 सत्ते 21 आएगा और ये आएगा 1 और वो 1 यहाँ पे 19, तो 3 छक्के 18 यानी कि आपको Rli+2 = 17.6 पिकोमीटर आ रहा है। तो देखो Rli+2 का 17.6 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन भी सेलेक्ट, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई निकालेंगे He+2 के लिए। हीलियम का Z कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम यानी कि Z 2 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N² और ये जूल में आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.18 माइनस का इंटू 10⁻⁻18 Z की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.18 को 4 से तो 18 यानी कि 8 × 32, 4 और 3 7, 4 दूनी 8, तो ये 8 ही रहेगा। तो E ऑफ हीलियम+2 का कितना हो जाएगा, 8.72 जूल में आ जाएगा माइनस का। तो E ऑफ हीलियम इंटू 10⁻⁻18 भी है, ठीक है। तो 8.72 है क्या, 8.72 ये भी सही है। इसके बाद Rn यानी कि He+2 का निकालते हैं, हाइड्रोजन हीलियम यानी कि Z 2 आएगा और A0 अपॉन Z फॉर्मूला में होता है। A0 का वैल्यू दिया हुआ है 52.9 और ये हो जाएगा 2 पिकोमीटर। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 2 का 52.9 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2, तो ये हो जाएगा 6 और ये 12 कटेगा, फिर आएगा 9 पॉइंट और ये 4 से जाएगा, ये 8 आएगा और ये 5 10। तो यानी कि आपको यहाँ पे Rn हीलियम+2 का जो है आ जाएगा रेडियस कितना आ गया, 26.45 पिकोमीटर। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर ले, Rn हीलियम+2 का 26 पॉइंट ये, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करेंगे। तो 51 में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख करके समझ में आ रहा है कि ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है, जिसमें CO और इसके बाद CN और इसके बाद PPH3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और इसके बाद Cl और H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाता है और इसमें पेयरिंग नहीं होता है, नो पेयरिंग। तो पेयरिंग वाला कौन सा है, इसमें हो जाएगा, पेयर कर देगा सारे इलेक्ट्रॉन को। तो Cl वाला तो नहीं होगा, CO ये नहीं होगा, इसके बाद PPH3 नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सीधा C और सॉरी ये वाला तो होगा, Cl वाला होगा और ये वाला नहीं होगा। तो आपका A और D ऑप्शन ही ओनली करेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी से क्या ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं एक का निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि Ni और Cl4 2 माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - 4 = -2, x = +2 हो जाएगा, यानी कि Ni+2 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, यानी कि इसका 28 होता है। तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, ऐसे यानी कि 8 में जा रहे हैं, +2 है तो ये 2 चला जाएगा, तो d8 हो जाएगा। d8 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, यानी कि इसमें तो सबसे पहले d का है तो 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 घर बन गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। सबसे पहले एक एक आएगा, तो 1 1 2 3 4 5 और ये 6
और ये 7 और ये 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर Cn रहता ना तो इन दोनों को भी पेयरिंग करवा देता, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 0 हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्सेनाइन, तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये जो नाइट्रोजन है NH3 बनाता है तो P जो है वो PH3 भी बनाता है, इसी को आर्सेनाइन बोलता है। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एंटीमोनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमोनी पेरोक्साइड, तो ये गलती है, यानी गलत ऑप्शन है। एंटीमोनी क्या होता है, Sb होता है और ये Sb3 और Sb+5 दोनों एग्जिस्ट करता है। ये Sb3 तब होता है जब Sb2O3 से जुड़ता है, पेरोक्साइड बनाता है, यानी कि ऑक्साइड पेंटोक्साइड बनाता है। और Sb यानी कि ये 5 तब एग्जिस्ट करता है जब Sb2 और ये O5 होता है, यानी कि ये +5 में आ जाता है, ये +3 में आता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। तो पहला सही है और ये दूसरा गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 53 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप, तो मेन ग्रुप क्या होता है, मेन ग्रुप जो होता है वो होता है, ये सब याद रखने वाली चीज होती है जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो P+S ग्रुप, P+S ग्रुप को कंपाउंडली जो है वो मेन ग्रुप बोलते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है या तो S में जाना चाहिए या फिर P में जाना चाहिए, इसमें S में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये मेन ग्रुप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो D में जाएगा, जो कि गलत है। S और P में ही जाना चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन। C में क्या है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है तो ये वाला भी सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि D फुल है, S फुल है, तो लास्ट का P एक बचा हुआ है, P6 होता है, तो लास्ट का P में जाएगा, तो ये भी जो है मेन ग्रुप के अंदर आएगा। ये वाला जो है यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, लोगों को लगेगा कि S में जाएगा, तो पर भी सही है, क्योंकि ये जो होता है वो लास्ट में कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो D में जाता है, तो ये भी गलत है। और ये वाला जो है आपको देखने से लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जाएगा। तो आपका कौन कौन सा सही हो गया, A और C ओनली है। A और C ओनली किस में है, सेकेंड ऑप्शन में जो है वो करेक्ट हो गया। 54 में क्या दिया गया है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें डाल्टन का जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको ऐसे कंसेप्ट याद रखा है कि डाल्टन चचा जो है उनको गैस और पानी से बहुत डर लगता है, यानी कि उन्होंने सिर्फ मास के ऊपर काम किया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये डाल्टन ने दिया था, ठीक है। इसके बाद प्रोपोर्शन जो होता है कांस्टेंट का, ये भी एक मास का ही टर्म होता है, यानी कि रेशियो निकालने के काम आता है मास का, तो ये भी डाल्टन चचा ने दिया था, इस पे भी रूल्स लागू होता है। प्रोपोर्शन मल्टीपल ये भी लागू होता है। और डाल्टन चचा को जो गैस और पानी है उससे बहुत डर लगता है, तो ये वाला जो है डाल्टन चचा ने नहीं दिया था, तो इसी को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है वो गे लुसेक के द्वारा जो है वो डिफाइन किया जाता है, या फिर एवोगाड्रो PV=nRT वाले ने जो पढ़ा था वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता है। अब हम 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो कि ये भी काफी आसान सा है। ऑब्वियस सी बात है, ये K+ और O2- में ब्रेक होगा, तो K का कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 किस में है, 3 में और 1 में है, तो 4 और 2 तो गलत हो जाएगा। H2O2 है, तो H2O2 में कितना हो जाएगा, H2+ में जाएगा, यानी कि एक H जाएगा, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, O2+ एक के साथ, यानी कि O2- हो जाएगा, 2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 का आएगा एक ऑक्सीजन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप S को जो है X माने तो ये X हो जाएगा। इसके बाद 4 और ऑक्सीजन में कितना होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेटस का होता है और हाइड्रोजन का +2 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x - 6 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 8। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, यानी कि सल्फर पर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाली है। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द हाफ लाइफ T हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो यानी कि ये बोल रहा है कि T हाफ जो है किसी रिएक्शन के लिए 1 मिनट दिया है, तो उसका 99% वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना समय लगेगा। T हाफ इक्वल टू होता है सिंपल सा 0.693 अपॉन K होता है, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 0.693 आ जाएगा। और K2 इक्वल टू सॉरी KT इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log ऑफ A अपॉन A माइनस x होता है, कोचिंग्स में पढ़ा होगा। 2.303 log ऑफ, यहाँ पे बेस में 10 होता है और 100% हम रिएक्शन लेते हैं कि स्टार्टिंग में 100% था, तो 100 में से कितना हो जाएगा, A माइनस x चला गया, तो 99.9 जो है वो रिएक्ट हो गया। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 log ऑफ 10 और ये हो जाएगा 100 अपॉन
100 माइनस 99.9 तो कितना हो जाएगा 0.1, और यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना चला जाएगा 10 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग ऑफ 10, और ये हो जाएगा 10 की पावर में 3। आपको लॉग का कंसेप्ट पता होगा कि 10 की पावर में जो भी होता है वो बाहर आ जाता है, तो 3 इंटू 2.303 लॉग ऑफ 10, और ये 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो कम्प्लीटली आपका कितना हो गया 3 इंटू 2.303 इज इक्वल टू आपका KT आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो K का वैल्यू आपने ऊपर कितना निकाला था, K का वैल्यू था 0.693, और यहाँ पे T आ गया और 2.303 इंटू 3 आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.693। यहाँ से ये पॉइंट हटा देंगे तो ये भी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। इसके बाद 3 से कट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 का 3, तो ये हो जाएगा 2303 अपॉन 231। अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो अप्रोक्स ये 0 हो जाएगा, तो इसको भी 0 ले लेते हैं, तो 0 से 0 कटेगा और 23 दाही कितना हो जाएगा 230 के आसपास हो जाएगा, तो यानी सॉरी ये 10 से कट जाएगा, तो 10 मिनट आएगा आंसर आपका। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड बाय द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्सेज। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से फिर क्वेश्चन आ गया। इसमें ये बोला गया है कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो ऑब्जर्व करेगा, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जो करेगा उसका ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते ही हमको समझ में आ गया है कि ये वाला जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो कौन सा होता है, Cn होता है, इसके बाद NH3 होता है, ये जो ऑप्शन में दिया है इसके अकॉर्डिंग, और इसके बाद जो होता है वो H2O होता है। और एक और आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि डेल्टा O जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैं लिख देता हूँ लिगेंड के, और ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के। तो यूँ कह सकते हैं कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसका वेवलेंथ जो है उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, Cn है, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो B वाले का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा, तो B सबसे लास्ट में जाएगा। तो B सबसे लास्ट किसमें है, ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा, B सबसे लास्ट में 1 और 2 में है। इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, NH3 वाले आएगा। NH3 किसमें है, ए ऑप्शन में। तो B के बाद कौन सा आने वाला है, ये आने वाला है। तो इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जा रहा है। बाकी मैं C और D के बीच में भी बता दूं, तो C और D के बीच में दोनों के दोनों जो ये कॉम्प्लेक्स है यानी कि H2O है, H2O लिगेंड जो है वो सेम ही है। तो यहाँ पे होता है चार्ज का कंसेप्ट लगता है, चार्ज यानी कि हायर, हायर मैं बाद में लिख देता हूँ, हायर चार्ज प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा O के। तो जैसे डेल्टा O के प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा हायर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो इसका मतलब होगा उतना ही कम इसका वेवलेंथ होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, C वाले का होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम चार्ज है। और इसके बाद D वाले का आएगा, और फिर A और B का तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिर्फ A और B ऑप्शन को चेक करने पे ही आपका जो है वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, लेकिन C और D ऑप्शन के बारे में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे H2O दोनों में जो देख सकते हैं यहाँ पे सेम लिगेंड है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे चार्ज वाला कंसेप्ट लगता है। चार्ज यहाँ पे हायर होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा O के होगा, यानी कि जितना ज्यादा हायर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी होगा। और ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन वेवलेंथ, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही वेवलेंथ कम होगा। तो चार्ज ज्यादा किसमें है, 3 में है, तो 3 वाले का जो है वो वेवलेंथ कम होगा और 2 वाले का वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करते हैं। तो 58 में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट सिस ट्रांस आइसोमर, यानी कि सिस और ट्रांस इसमें से कौन शो करेगा वो आपको बताना है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बन जाता है, जो कि क्लासरूम में भी करवाए जाते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, तो ये क्या है, पेंट 1 इन है। तो पेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 1 इन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे CH होगा, तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये GI देगा क्या, नहीं देगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत हो गया, ना तो GI देगा ना सिस ट्रांस शो करेगा। इसके बाद क्या है, 2 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो हेक्स का मतलब क्या होगा, 6 कार्बन हम पहले बना लेते हैं, यहाँ पे 2 और 2 4 5 6 कार्बन हो गया, और 2 पे मिथाइल और 2 पे ही इन है, तो 2 पे मिथाइल और 2 पे ही इन है। तो ये वाला इसके यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके अकॉर्डिंग हम GI देखते हैं। तो इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट में दोनों सेम सेम हो गया, तो ये GI देगा क्या, नहीं देगा। तो GI नहीं देगा तो सिस ट्रांस भी शो नहीं करेगा। सी ऑप्शन में क्या है, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन है।
तो साइक्लोप्रोपेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो कुछ ऐसा होता है, और 1 हम यहीं से ले लेते हैं, तो 1 डाई मिथाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम हो गया, तो ये भी जी देगा, क्या नहीं देगा। डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैं यहाँ से मिथाइल ले लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, तो एक मिथाइल यहाँ पे लग जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप एक बार हाइड्रोजन जो है नीचे की तरफ लगाएंगे, और यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन जो है ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ इस साइड एक बार ऊपर, और यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे लगाएंगे, तो इनका दोनों का जो है पोजीशन चेंज होगा, जिस वजह से ये साइक्लो जो हेक्सेन वाला 1,2 डाइमिथाइल है ये जीआई देगा, और ये जीआई देगा तो इसका मतलब ये सिस ट्रांस भी शो करेगा, सिस ट्रांस भी, यानी कि एक बार एच ऊपर एक बार एच नीचे, तो ये सिस ट्रांस वाला कंडीशन बनेगा, और डी ऑप्शन जो है आपका 58 का करेक्ट हो जाएगा। तो चलो 59 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 59 में क्या दिया गया है, फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन 3 स्टेप्स विथ देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू K1, K2, Ka3 दिया गया है रिस्पेक्टिवली, while K is the overall ionization constant, which one of the following statement is true। तो ये भी एक क्लास नोट्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरह का एग्जाम्पल करवाए गए होंगे। ये H3PO4 होता है, ठीक है, जो कि आयोनाइज होता है पहले स्टेप में, तो ये H प्लस प्लस H2PO4 माइनस में जाता है, और इसको हम Ka1 से दिखाते हैं, यानी कि पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट ये होता है। इसके बाद ये जो होता है H2PO4 माइनस, ये जो आयोनाइज होता है, तो ये H प्लस प्लस ये हो जाएगा HPO4 माइनस, और ये Ka2 हो जाता है। इसके बाद ये तीसरा स्टेप होता है, इसमें HPO4 माइनस, ये जो आयोनाइज होता है ये H प्लस प्लस ये हो जाता है PO4 माइनस में, और ये Ka3 होता है, ठीक है। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये तो कट जाएगा यहाँ से, ये भी कट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बच जाएगा H3PO4, और ये जो आयोनाइज होगा तो ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा PO4 माइनस प्लस 3H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका ओवरऑल जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो K दिया हुआ है। तो K का मतलब क्या हो जाएगा, Ka1 इंटू ये 1 है, Ka2 इंटू Ka3, यानी कि जब हम ऐड करते हैं तो ये जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। नोट्स में 100% ये लिखाया गया होगा, ठीक है। तो दोनों साइड अब हम क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, तो दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, ऑप्शन देख करके हमको समझ में आया कि लॉग लेना है, और लॉग में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एडिशन में चेंज होता है, तो लॉग Ka प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग ऑफ Ka3 दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आई थिंक यही दिया हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में बोल रहा है कि H3PO4 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस, तो ऑब्वियस बात है इसमें अल्फा H3 है, इसमें अल्फा H2 है, और इसमें अल्फा H1 है, तो 3 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो बी ऑप्शन भी सही होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, K1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, तो ऑब्वियस बात है इसमें अल्फा H ज़्यादा है तो ज़्यादा आसानी से और जल्दी टूटेगा और ज़्यादा टूटेगा, तो इसीलिए Ka जो होता है वो Ka2 से ज़्यादा और Ka3 से भी ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, K1 इज इक्वल टू Ka3 प्लस K2, यानी कि K1 जो है वो K2 और Ka3 के एवरेज के बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ना तो नोट्स में लिखाया जाता है ना तो ऐसा कोई कंसेप्ट है, और कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये जो K1 होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 98% तक ये टूट जाता है, ये बहुत कम टूटता है, 2-3% ही टूटता है, तो ये K1 जो होता है इसके एवरेज से तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया, तो ABC ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट गिव बेंजीन एज प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट है और आपको प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा। तो ये पहला रिएजेंट देख करके ही समझ में हमको आ रहा है रिएक्शन की ये जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन होने वाला है, जिसमें CO2 जो है वो बाहर जाता है CO2, और यहाँ पे जो है आपको बेंजीन मिल जाता है कंप्लीट, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बेंजीन देगा। इसके बाद एन हेक्सेन को जो है MO2O3 में जो है इसको 773 यानी कि बहुत ज़्यादा हीट पे गर्म किया गया है और प्रेशर पे बहुत दिया गया है, तो ये एक NCERT का लाइन है, डायरेक्ट लाइन उठा कर डाल दिया है, और ये जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट होता है। तीसरे में इथाइन को भी जो है यहाँ पे रेड हॉट आयरन ट्यूब में जो है गर्म किया जाता है, तो ये भी जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट होता है, और ये भी जो है NCERT का लाइन है, जो कि ये दोनों जो है आपस में आपको हाइड्रोकार्बन में मिल जाता है, ये भी हाइड्रोकार्बन में ऑलमोस्टली ये रिएक्शन मिल जाते हैं। इसके बाद ये जो है फोर्थ ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि ये N2 जो है वो उड़ जाएगा और इसके जगह पे
OH जो है आपके जुड़ेगा। तो ये क्या होगा, बेंजीन की जगह पे ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बनेगा, ठीक है। और ये अमाइन चैप्टर का जो है रिएक्शन है, जो हाइड्रोकार्बन और एमीन चैप्टर को ऐड करके बनाया गया है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बेंजीन नहीं फिनॉल बन रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी, आपको मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ 0.050 मोल पर लीटर solution of monobasic weak acid is 90 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल, इट्स एक्सटेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। यानी कि अल्फा आपको पूछा है, और अल्फा क्या होता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट होता है, और यहाँ पे आपको लेमडा एम इज इक्वल टू दिया गया है 90। तो अगर आप लेमडा एम नॉट पता कर लेते हैं तो आपको जो है अल्फा पता चल जाएगा। और लेमडा एम नॉट कितना होता है, लेमडा ये होता है लेमडा प्लस का, और प्लस लेमडा माइनस का होता है। लेमडा प्लस का कितना दिया हुआ है, 349.6 दिया है, 349.6, और लेमडा माइनस का कितना दिया है, ये दिया है 50.4 दिया है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 50, और ये हो जाएगा 400 टोटल हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट हो जाएगा, और ये कितना है 90 अपॉन 400 हो जाएगा। ये 0 से तो 0 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/4 और इंटू 1/10 है। 9/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और 4 पंचे 20। तो यानी कि ये हो जाएगा 2.525/10 हो जाएगा, और एक जीरो पीछे लाएंगे तो 0.225 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.225 आपका जो है आंसर आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। 62 में क्या दिया गया है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है और हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। तो ऑब्वियस बात है ये ऑप्शन जो है वो गलत होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो कंपाउंड नॉट एग्जिस्ट करता है, कंपाउंड नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो स्टेबल और नॉट स्टेबल की तो हमको बात ही नहीं करना है। ये स्टेटमेंट 1 है जो कि रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। ये बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर जो है इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा, जो कि ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 3 होता है, लेकिन इसका ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बहुत छोटा होता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होता है, और ऑप्शन में आपको ये वाला दिया है जो कि गलत है। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो उस हिसाब से क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को करते हैं। तो 63 में क्या दिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स which of the compound will be having the minimum conductance in the solution। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ आयन्स। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, आयन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन ब्रेक होंगे उतने ही ज्यादा इसका कंडक्टेंस होंगे। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन 3 का हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन 2 और 1 और 2 में तो कुछ आयन बन ही नहीं, ब्रेक ही नहीं हो रहा है। इसमें ये कैसे होगा, CO यानी कि थर्ड ऑप्शन में NH3 और ये ब्रेक जो होगा वो 3+ में होगा, और यहाँ पे 3Cl- में होगा। तो एक तो ये आयन होगा और 3 ये आयन होगा, तो टोटल 4 आयन जो है इसमें ब्रेक होंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 की बातें कर रहे हैं। तो ऑप्शन 4 में कितना हो जाएगा, कैसे होगा, CO और ये होगा NH3 और ये होगा Cl, और ये जाएगा प्लस में और ये जाएगा Cl- में। तो एक आयन ये होगा और एक आयन ये होगा, तो दोनों मिलकर कितना आयन होगा, 2 आयन होगा। तो मैक्सिमम जो कंडक्टेंस होंगे वो इसमें होगा यानी कि थर्ड में, इसके बाद होगा फोर्थ में, और सबसे मिनिमम जो होगा वो 1 में भी होगा और 2 में भी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी 0 आयन है और इसमें भी 0 आयन है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का कंडक्टेंस सेम होगा, तो दोनों ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पे हमको लगता है कुछ ना कुछ एनटीए वाले यहाँ पे 1 2 या 2 Cl बाहर निकालना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये Cl2 है ना, मुझे लगता है कि ये Cl2 को बाहर रखते, तो Cl2 को बाहर रखते तो इसमें 3 आयन हो जाता और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है, दोनों के दोनों Cl3 और Cl2 को अंदर रखा है, जिस वजह से एक भी आयन जो है बाहर नहीं मिलेगा, ब्रेक नहीं होगा वाटर में।
तो इस वजह से आपका दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप 1 मार्क के आएंगे ऑप्शन में, तब पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, और 2 मार्क के आएंगे तब पर भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 को करते हैं। तो 64 में क्या दिया गया है, मैच द कॉलम है, और यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, देखने से लग रहा है। तो हम सबसे पहले ए ऑप्शन को लेते हैं, XeO3 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Xe और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और 6 बॉन्ड बना लिया, तो पर भी Xe के ऊपर एक लोन पेयर बनेगा, बचेगा। और ये क्या होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो पिरामिडल किस में दिया गया है, पिरामिडल सिर्फ और सिर्फ जो है सेकेंड में दिया गया है। तो इस वाले का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। XeF2 दिखने से लग रहा है कि ये लीनियर होगा, XeF2 ये लीनियर होगा। इसको बनाना है क्या, XeF से यहाँ जोड़ दो और F से यहाँ जोड़ दो, और इसके बाद इसके पास कितने लॉन पेयर बचेंगे, 3 लॉन पेयर बचेंगे, फिर भी ये जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो लीनियर sp3d एक में ही आ रहा है। बाकी sp3d बनेगा या नहीं बनेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर से ही मैं इसका आंसर निकाल दूंगा, बाकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। इसके बाद क्या है, XeOF4 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये होता है Xe, ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है F, ये होता है F, ये होता है F, और ये होता है F। तो ये 6 बॉन्ड बन गया। इस पे एक लोन पेयर अभी भी अवेलेबल होगा, 6 और 2 8 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टोर्टेड, और ये यानी कि स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ये होगा स्क्वायर, और ये डबल ओ की वजह से पिरामिडल हो जाएगा। तो सी का 4th ऑप्शन हो जाएगा। और XeF6 दिखने से ही लग रहा है कि ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा, XeF6। तो ये F, ये F, ये F, ये F और ये F और ये F, ये सारा मिलकर के जो है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो XeF6 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए डिस्टॉर्टेड होगा क्योंकि एक लॉन पेयर भी इसमें बच जाएगा। 6 बॉन्ड बनाने के बाद एक लॉन पेयर जो है इसको डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में बदल देगा। तो डी का कौन सा आ रहा है, डी का थर्ड आ रहा है, डी का थर्ड आ रहा है, डी का थर्ड आ रहा है। तो ये वाला 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा, यानी कि 2 और 3 तो वैसे भी कट जाएगा, डी का थर्ड है। तो लीनियर को सबसे पहले देखो, लीनियर है यानी कि बी का फर्स्ट है। तो बी का फर्स्ट किसमें है, बी का फर्स्ट है पहले और दूसरे में भी है, तो दूसरा तो होगा ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं। तो 65 में क्या दिया गया है, सी सॉलिड यानी कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, दिस गिव्स CH4 गैस। यहाँ पे डेल्टा H जो है -74.8 जो है वो रिलीज हो रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबव रिएक्शन। तो ये मोस्टली जो है आपको ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है इससे पूछा गया है। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो पूछे जाते हैं। और 4 ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि चारों का चारों ऑप्शन आपको दिख सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, एनर्जी, और वाई एक्सिस पे और एक्सिस पे जो है रिएक्शन प्रोसेस दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है रिएक्टेंट का जो ये ग्राफ होता है यहाँ तक होना चाहिए, ये प्रोडक्ट होगा, और यहाँ के बाद ये नीचे जो होता है वो एनर्जी रिलीज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑप्शन ही हमको करेक्ट मिल रहा है। सेकेंड में क्या बोल रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, ये एंडोथर्मिक का है, एंडोथर्मिक का जो है वो डायग्राम है, जो कि हमारा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। ये बोल रहा है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ के बीच का होता है जो कि 74। अरे ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हमको रिलीज हुआ है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बनाने के लिए यहाँ पे रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी देना पड़ा, प्रोडक्ट में कम एनर्जी निकल रहा है क्योंकि ऊपर ही खत्म हो जा रहा है। तो ये गलत है, हमको रिएक्टेंट बनाने के लिए कम एनर्जी देना पड़ रहा है, और प्रोडक्ट में ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा हमको 74.8 जो है जूल मिल रहा है। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को करते हैं। और ये जो डेटा है वो देख करके ही लग रहा है कि सॉल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको ह्यूमिडिटी कौन से मैच करेगा, एलॉय किससे मैच करेगा, अमलगम तो सॉलिड लिक्विड। तो हमको सबसे पहले स्मोक का बहुत अच्छे से पता है कि ये जो होता है सॉलिड होता है और गैस में जाता है। तो सॉलिड होता है और गैस में जाता है, तो ये वाला थर्ड ऑप्शन होगा। इसके बाद एलॉय का भी बहुत अच्छे से पता है, सॉलिड इन सॉलिड होता है, 2 मेटल का मिक्सचर होता है। अमलगम जो होता है लिक्विड इन सॉलिड होता है। और ह्यूमिडिटी आज बोलता है ना कि हवाओं में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो लिक्विड इन गैस होता है। तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, यानी कि ए का सेकंड, ए का सेकंड। तो आपका 3 4 तो वैसे भी कट जाएगा। एलॉय जो है वो सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट है, इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। तो 67 में क्या दिया गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ को आपको जो है देखना है। तो ये आपको डायग्राम नहीं दिया गया है, ओनली नाम दिया है, तो आपको नाम से डायग्राम बनाने भी आना चाहिए। तो ये क्या है, एन मिथाइल एमीन है,
तो एन मिथाइल एमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एन मिथाइल एमीन, तो सबसे पहले आपको जो है ये बनाना पड़ेगा बेंजीन, इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन NH लगता है और यहाँ पे CH3 होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो बताया गया है बेंजीन एमीन है, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये बेंजीन होगा और इस पे NH2 होगा। इसके बाद बोल रहा है इथेन एमीन है, तो ये तो इथेन एमीन CH3 CH2 और NH2 होता है। और इसके बाद बोल रहा है एन इथाइल एथेनिमीन है, तो ये क्या हो जाता है CH3 और ये हो जाता है CH2 और ये हो जाता है N और ये होता है वापस से CH2 और CH3 और यहाँ पे ये हो जाता है N। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भी प्लस M लग रहा है, यहाँ से भी प्लस M लग रहा है, तो इसका जो है वो मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसके बाद इसका होगा, क्योंकि लॉन पेयर कोई भी इसका रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, और प्लस I भी यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद जो है आपको इस वाले का होगा, यानी कि फर्स्ट वाले का, और सबसे लास्ट में एमीन यानी कि एमीन वाला का होगा। तो बेंजीन एमीन सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो बेंजीन एमीन सबसे लास्ट में देखो किस में है, सबसे लास्ट में एन इथाइल है, तो ये वाला होगा नहीं। बेंजीन एमीन थर्ड में भी है और बेंजीन एमीन सिर्फ थर्ड में ही है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं। तो 68 में क्या दिया है, अमंग द फॉलोइंग चूज वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम, यानी कि ये 4 ऑप्शन यानी कि 5 ऑप्शन दिया है, इसमें सेम नंबर ऑफ एटम किस किस में है ये आपको बताना है। तो देखने से लग रहा है कि आपको यहाँ पे पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को लेते हैं और ए में हम निकालते हैं मोल। तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। वेट कितना दिया गया है, 212 ग्राम दिया है, और मोलिकुलर वेट कितना दिया है, 106 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। इसके बाद इसका एटॉमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा, टोटल एटम कितना होगा, टोटल एटम होता है Na यानी कि मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी होता है, ठीक है, एटॉमिसिटी। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको क्लासरूम में करवाया गया होगा। अपन को टोटल एटम ही निकालना है, तो हमने मोल निकाल लिया, तो 2 मोल है, और Na तो एवोगाड्रो नंबर सबके लिए फिक्स होता है, और एटॉमिसिटी निकालना है कितने नंबर ऑफ एटम है। तो Na2 में 2 है और एक कार्बन है 3 है और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 एटम हो गए, तो ये कितना हो गया, 12 Na हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन का 12 Na हो गया। बी ऑप्शन निकालते हैं, बी में मोल निकालेंगे सबसे पहले। तो मोल कितना है, वेट है 248 और मोलिकुलर वेट है 62, तो ये कितने से जाएगा, ये जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 4 से जाएगा, तो आपको मोल आ गया 4। तो टोटल एटम कितना हो जाएगा, एटम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मोल इंटू Na, तो 4Na इंटू एटॉमिसिटी कितना है इसका, Na2 यानी कि 2 एटम और एक 3 एटम, तो ये कितना हो गया, 3 एटम, तो ये कितना हो जाएगा, 12Na हो जाएगा। इसके बाद हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, मोल सबसे पहले निकालेंगे, तो मोल इज इक्वल टू वेट है 240 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है 40 दिया गया है, तो 40 लिखेंगे, तो ये कितना होगा, 4 6 24 यानी कि 6 आ गया। इसके बाद टोटल एटम इसमें भी निकालेंगे, टोटल एटम कितना हो जाएगा, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, तो सी ऑप्शन में एटॉमिसिटी कितना है, NaO और H है, तो 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे 3 निकालेंगे, तो 6 3 कितना होगा, 18 Na हो जाएगा। इसके बाद हम डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो डी को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो डी में क्या दिया गया है, मोल सबसे पहले हम निकालेंगे, तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो 12 अपॉन हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 हो गया, तो ये कितना होगा, 6 हो गया। तो यहाँ पे हम टोटल एटम वापस से निकालेंगे, टोटल एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6Na इंटू एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी इसका कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो 6 दूनी 12 Na हो जाएगा। इसके बाद ई ऑप्शन देख लेते हैं, तो ई में हम वापस से मोल निकालेंगे, तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो 220 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है 44 है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 पंचे 10, यानी कि आपको मोल आ गया 5। तो यहाँ से हम टोटल एटम निकालेंगे, टोटल एटम निकालेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 5Na इंटू एटॉमिसिटी कितना है CO2 का 2 और 1 3 है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो 2 और 1 3 हो गया ना, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15Na हो जाएगा, ठीक है। तो 12 जिसमें है वो कॉमन है, क्योंकि 15 किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो ई ऑप्शन गया। इसके बाद आपका 18 जो है वो सी में है, तो वो भी चला गया। इसके बाद डी में कितना है 12Na है, इसके बाद आपको बी में भी 12 है,
तो बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा और 12 ए में है। तो ऑप्शन आपका ए, बी और डी हो रहा है, ठीक है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एटम है। तो ए बी डी ऑप्शन किसमें है? ए बी डी ओनली, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करते हैं। तो 69 में मैच द कॉलम वाले हैं और डेटा देखते ही समझ में आ रहा है कि ये केमिस्ट्री का जो लास्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर है उससे आया है। तो इसमें कुछ विटामिन दिया गया है और इसमें डिफिशियंसी जो होता है उस विटामिन की कमी से क्या होता है उसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हमको जो विटामिन डी वाला है, विटामिन डी को हमको बहुत अच्छे से पता है कि इससे विटामिन डी की कमी से पेटिकेट की बीमारी होती है। और इसके बाद विटामिन B12 से जो है परमीसियस और अमीनिया होता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। विटामिन B2 का भी याद है, कियोलिसिस होता है। और B6 का जो है, अब इस बात एक बचेगा तो वही होगा कॉन्वोल्यूशन। तो इस हिसाब से बी का जो है आपका थर्ड ऑप्शन है। तो बी का थर्ड ऑप्शन तो सब में है, तो बी को तो देखना ही नहीं। ए का जो है आपका ए का फोर्थ ऑप्शन बन रहा है। तो ए का फोर्थ ऑप्शन किस किस में है? आपका फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन तो चला जाएगा। इसमें ऑप्शन बहुत अच्छे से सेट किया गया है, आपको ऑलमोस्टली सारे ही आने चाहिए। विटामिन B2 का कितना है? विटामिन B2 का फर्स्ट है, यानी कि सी का फर्स्ट है। सी का फर्स्ट किस में है? सी का फर्स्ट जो है सेकेंड में है। अपन को फोर्थ और सेकेंड ही देखना था, तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करते हैं। तो 70 में क्या दिया गया है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, यानी कि आपको एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है और इस तरीके से जो है आपको कंपाउंड दिए गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना करके नहीं देते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाता है। तो चलो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ए वाले ऑप्शन पे मैं बातें करता हूँ। तो इसमें कितना है? सी और इसके बाद है CH3 और CH3 और CH3 और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और O माइनस। यहाँ पे हम H प्लस को निकाल देते हैं। इसके बाद बी ऑप्शन की बातें करते हैं। हमने इसका डायग्राम बनाया है, अब मैं इसका बनाने जाता हूँ। मैंने इसको बी माना है, इसको ए माना है और इसको मैं सी मानता हूँ और इसको मैं डी मानता हूँ, ठीक है। तो बी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेम टू सेम वहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे सी है, CH3 है, CH3 है, यहाँ पे मैं एक H को लगा देता हूँ और यहाँ पे वापस से सेम टू सेम स्ट्रक्चर जो है आपका बन के आ जाएगा। H प्लस इसलिए निकालते हैं क्योंकि H प्लस से ही डिसाइड होते हैं कि जितना ज़्यादा जो H प्लस देगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। अब C का हम बनाते हैं। तो C में क्या दिया गया है? CH3 C डबल बॉन्ड OH है। तो यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है OH है, ठीक है, O माइनस। तो यहाँ पे OH को हटा देते हैं क्योंकि हमको O माइनस लेना है और यहाँ पे H प्लस होना चाहिए। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? डी ऑप्शन में दिया है HC डबल बॉन्ड OH है। तो यहाँ पे ये H है, C डबल बॉन्ड O और O माइनस और H प्लस है। अब यहाँ पे हमको एसिडिटी का ऑर्डर देखना है। तो दिखने से लग रहा है कि इसकी एसिडिटी हाईएस्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि एसिडिटी जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिडिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है अल्फा H का या प्लस चार्ज का या जो भी है प्लस M का। ये देने से ना इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट लगने से कम हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट तीन जगह से लग रहा है, यहाँ पे 2 जगह से लग रहा है, यहाँ पे 1 जगह से लग रहा है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है प्लस I यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सब जो होता है वो कम कर देता है एसिडिटी ऑर्डर को। इसमें कोई भी जो है वो प्लस I इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा, फिर इस पे माइनस जाएगा, फिर ये जो माइनस चार्ज है फिर इस पे आएगा, फिर इस पे वापस से माइनस जाएगा। तो ये आपस में फटाफट रेजोनेंस करेगा। तो इसका निगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल होगा और जैसे ये स्टेबल होगा तो H प्लस को बोलेगा कि तू चला भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। इसको सिंपल लाइफ में ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो इंसान अपने में खुश होता है उसके साथ कोई इंसान आए या जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुश रहता है। डी ऑप्शन कुछ ऐसा ही है। इसमें प्लस चार्ज को बोलता है तुम आओ तब पर भी ठीक है, नहीं आओ तब पर भी ठीक है, हम अपने आप में खुश है। लेकिन इसमें जैसे प्लस चार्ज छोड़ के जाता है तो इसका निगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीछे से प्लस चार्ज दे करके CH3 इसकी स्टेबिलिटी को खराब करता है। इसमें तो दो CH3 इसकी स्टेबिलिटी को खराब करता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो 3 करता है। इसमें तो बिल्कुल ही O माइनस बोलेगा कि प्लीज तुम छोड़ करके मुझे मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ये 3 के 3 H जो है हमारी जान ले लेगी। तो इसीलिए H को नहीं जाने देगा। तो H को नहीं जाने देगा तो इसके H के जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और H प्लस देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से जो डी वाला है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो डी वाले में सिंपल स्ट्रक्चर क्या है? HC डबल बॉन्ड OH है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये देखो सबसे लास्ट में किसमें है? फोर्थ, ये फर्स्ट यानी कि फोर्थ वाले में है, इसके बाद
थर्ड वाले में है और ये 2 ऑप्शन में तो वैसे भी नहीं है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, CH3, एक CH3 वाले आएगा तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 CH3 वाले जो है सेकंड में नहीं आएगा, ये वाले जो है सबसे लास्ट में जाएगा। और देख सकते हैं 3 CH3 वाले जो सबसे लास्ट में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करते हैं। तो 71 में क्या दिया गया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, करेक्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है। इसके बाद स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन Cr+2 आयन जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इज द सेम एज ऑफ Nd+3 आयन, Z=60 है। तो Z=24 जो होता है वो क्रोमियम का होता है। तो Cr+2 का कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं, ये होता है आर्गन, यहाँ पे आर्गन और 3D4 होता है और D60 यानी कि Nd+3। तो Nd+3 का हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं जेनॉन और यहाँ पे होता है 4f3। तो लास्ट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन =3 है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन =4 है। आपको ये फास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, तभी आप ये निकाल सकते हैं। हालांकि क्रोमियम+2 का निकालना बहुत आसान होता है। Nd+3 में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लैंथेनॉइड ग्रुप का होता है, एफ वाले जो सेक्शन होता है उसमें, और इसका बहुत कम लोगों को जो है निकालने आता रहता है। हालांकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया है, इसलिए मेरे को अच्छे से पता है कि ये इसका 4f3 होगा जेनॉन के साथ, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है और ये 4 है। तो ये क्या बोल रहा है, सेम नंबर एज दैट ऑफ Nd, यानी कि दोनों में बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है और सेकेंड गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करते हैं। 72 में क्या दिया गया है, ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, जिसमें लेफ्ट साइड में मिक्सचर है और राइट साइड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो ये देख करके ही लग रहा है कि सीधा सीधा एनसीईआरटी के एक ही पेज में ये सारा का सारा डिस्टिलेशन वाले प्रोसेस दिया है। तो मैं जब केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ 2025 का, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन मेरे को एनसीईआरटी के लाइन से ही मिल रहे हैं। तो पहला में क्या है, CH3+C6H5, यानी कि ये क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का डिस्टिलेशन होता है, जो कि सिंपल डिस्टिलेशन से ही हमको इसको अलग करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो आसानी से उड़ जाता है, फिर एनिलीन रह जाता है, ऐसे हम इसको जो है वो अलग कर लेते हैं। इसके बाद क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम, तो ये होता है क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम जो होता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है, ये थर्ड में जाएगा। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंड डाई जो होता है वो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से होता है, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। और एनिलीन वाटर जो होता है स्टीम डिस्टिलेशन से होता है, दोनों को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और वेपर फॉर्म में जो होता है वाटर जो होता है ऊपर में आ जाता है और एनिलीन जो होता है वो नीचे में बैठ जाता है, और इसको फिर अलग अलग कर लिया जाता है। तो इस हिसाब से आपका कौन हो गया, डी का जो है सेकेंड ऑप्शन है। डी का सेकेंड किस किस में है, या 2 और 4 तो आपका पहले ही कट जाएगा। इसके बाद सी ऑप्शन का क्या है, सी का जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही करेक्ट दिया गया है। सिंपल एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चंस था, आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को सॉल्व करते हैं। तो 73 में क्या दिया गया है, फोर और रिएक्शन Eg यानी कि ए गैस से बी में कन्वर्ट हो रहा है। द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय अ फैक्टर ऑफ 2500, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एट 1000 केल्विन। और ये कुछ आपको जो है डेटा दिया हुआ है और आपको Kp इस रिएक्शन का फाइंड करना है। तो Kp इक्वल टू क्या होता है, सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng का है, ठीक है। एक और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, Kc इज इक्वल टू जो होता है वो Kf/Kb होता है, जो कि आपको 1/2500 दिया है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि डेल्टा Ng जो है वो कितना हो जाएगा, फॉरवर्ड यानी कि जो ये फॉरवर्ड होता है उसका और बैकवर्ड का जो गैसियस प्रोडक्ट होता है उसका माइनस, तो फॉरवर्ड में 2 है और माइनस में 1 है डेल्टा Ng, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो चलिए इन सारे डेटा को अब हम यूज करते हैं। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc जो कि 1/2500 दिया गया है, और ये RT, तो R कितना है, R का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 0.0831, यानी कि 0.0831, हालांकि ये सबको याद ही होता है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि T से मल्टीप्लाई भी करना है, जो कि 1000 है, और इसकी पावर में 1 है डेल्टा Ng, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2500 इंटू 0 पॉइंट, यहाँ से ये सारा पॉइंट हटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3
4 जीरो आएगा, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 831 अपॉन ये हो जाएगा 10। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 831 अपॉन 25 इंटू 1 अपॉन 1000 लिख लेते हैं। ठीक है, ये दो जीरो और ये जीरो मिलाकर के हमने 1000 बना दिया। ऑप्शन देख करके समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट्स में है, तो हमको यहाँ पे जो है डिवाइड करना है, और काफी क्लोज भी है 0.021 और 0.3, तो एग्जैक्ट हमको आंसर निकालना पड़ेगा। तो 831 को डिवाइड करते हैं, तो 25 दिया कितना होता है 75 होता है, और ये एक चला जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हो गया 81, वापस से 25 दिया 75 हो जाएगा, ये कट जाए, ये हो जाएगा कितना 25 दिया 75, तो ये कट जाएगा, और 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे जीरो बैठाते हैं, यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, 25 दूनी 50 हो गया, तो 50 यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ये 1 आएगा, ये जीरो आएगा, वापस से जीरो बैठाएंगे, तो 25 चौके जो है वो 100 से पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो गया 33.24 अपॉन ये हो गया 1000। ठीक है, एक ये भी जीरो हटा देते हैं, तो 2 जीरो आ जाएगा। तो टोटल कितने पीछे पॉइंट लगेगा, 2 2 4 और 1 5 है ना, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 5, तो 0.0, तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे केपी का वैल्यू जो है 0.03324 जो है इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। 0.33 ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 को सॉल्व करते हैं। तो 74 जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड एट 273 से 278 केल्विन के बीच में टेम्परेचर रखा जाता है। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट, पहला बोला गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड हेंस इट आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजोनियम डाइएजोनियम सॉल्ट विथ KI। तो ये जो है आपको एमीन जो चैप्टर है उस चैप्टर का बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो अमीन है यानी कि बेंजीन, ये एनिलीन इसको बोलते हैं, और इसकी जो रिएक्शन है ये करवाया जाता है NaNO2, और ये HCl भी होता है साथ में, प्लस लिख लेते हैं HCl, और इसकी जो टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इस वाले में डाइएजोनियम आयन में, जो कि N2 प्लस और Cl माइनस होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है वापस से KI के साथ, क्योंकि डायरेक्ट KI के साथ रिएक्शन करके हम आयोडीन बेंजीन पे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए पहले बेंजीन को जो है यानी कि एनिलीन को जो है डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 75 को सॉल्व करते हैं। तो 75 में क्या दिया गया है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ध्यान रखना, आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। इसका मोनोक्लोरिनेशन यानी कि एक बार ही क्लोरिनेशन करवाया गया है, तो आपका ये जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, CH और इधर से है ये CH3 और अगेन है ये CH2 और ये है CH3। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है, एक बार आपको क्लोरीन जो है किसी एक पे जो है वो जोड़ना होता है। तो क्लोरीन हम यहाँ पे ऐड करें या यहाँ पे ऐड करें, बात जो है बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सिमेट्री है। तो चलो हम ऊपर वाले में क्लोरीन ऐड कर लेते हैं। तो CH2, एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जोड़ेंगे तो Cl हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो कोई यहाँ पे देख सकते हैं कोई जो है कायरल का सेंटर बन रहा है, ये वाला कायरल बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, और ये वाला ग्रुप जो है उसका अलग है, और बाकी ये जो जुड़ा हुआ है वो भी अलग है। तो 4 अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो ये कायरल हो जाएगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, क्लोरीन को यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। तो चलो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 CH यहाँ पे और CH3, और यहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ना है, तो इसलिए हम CH को जो है हटा देते हैं। तो यहाँ पे C और यहाँ पे Cl ऐड हो जाएगा, और ये CH2 और ये हो जाएगा CH3। कोई कायरल बन रहा है क्या, अभी कोई भी कायरल नहीं बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम हो गया, तो कायरल नहीं बनेगा। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या है, तीसरे में हम यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH3 CH, और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH, और एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने एक क्लोरीन जोड़ दिया,
और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो देख सकते हैं ये वाला जो है वो कायरल सेंटर बन रहा है, क्योंकि 4 ग्रुप अलग-अलग इससे जुड़ा हुआ है। तो इससे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 बनेंगे। और फोर्थ ऑप्शन जो है हम यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे। 1-1 करके लेफ्ट टू राइट चले या राइट टू लेफ्ट चले, आप एक एक कार्बन पे क्लोरीन को जो है हाइड्रोजन से रिप्लेस करते जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 है, यहाँ पे ये CH आएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने यहाँ पे जो है Cl को ऐड कर दिया है। तो कोई कायरल बन रहा है क्या? कोई भी कायरल यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इसमें टोटल एक प्रोडक्ट बनेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 2 3 + 1 4 और +2 6। तो टोटल 6 प्रोडक्ट बनेंगे और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को सॉल्व करते हैं। तो 76 में क्या दिया गया है? अमोंग द गिवन कंपाउंड 1 से 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है CH बॉन्ड का, मार्क विथ स्टार। तो स्टार के बीच में एक स्टार ये है, एक स्टार ये है और एक स्टार ये है। तो इन तीनों ही CH बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका ऑर्डर आपको बताना है। तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई जो है वो रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है या कोई एरोमेटिक तो नहीं बन रहा है। तो थर्ड ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है। तो देख सकते हैं 4n+2 जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे n = 0 रखेंगे तो 2 6 10 जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ऑर्डर में 14 इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है विथ कंजुगेशन के साथ, यानी कि रिंग के साथ जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए ये फटाक से बोलेगा कि भाई तुम निकल जाओ, हाइड्रोजन को बोलेगा तुम निकल जाओ क्योंकि तेरे जाने के बाद मैं ज्यादा खुश हूँ। बहुत सारे होते हैं ना कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, कोई टॉक्सिक लड़का होता है या कोई टॉक्सिक लड़की होती है। तो बहुत बार ऐसे लड़का चाहते रहते हैं कि यार अगर ये जिंदगी से चला जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, हम अपने पे फोकस कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी ऐसा होता है। इसमें ये हाइड्रोजन एक रिलेशनशिप में था इसके साथ, इस रिंग के साथ। तो हाइड्रोजन को जैसे ही हटाएगी, यानी कि ये जो इसको लड़की मान लेते हैं, जैसे इस लड़का को हटाएगा हाइड्रोजन को, तो ये लड़की जो है एरोमेटिक बन जाएगी, काफी स्टेबल बन जाएगी। तो इस हाइड्रोजन को आसानी से छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इस हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन में लोएस्ट एनर्जी लगेगा। तो थर्ड ऑप्शन सबसे लास्ट में जाएगा। सबसे लास्ट में थर्ड है तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब हम पहले और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में ये देख सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये रिंग के साथ है, तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और इसमें s की परसेंटेज कितनी होगी? इस वाले बॉन्ड में 33% होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए। s का निकालते हैं अपन, s प्लस टोटल का निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है, यानी कि s 1 है तो s 1 1 टोटल कितना है? 2p और एक ऐसे तो 3 हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33% आ जाएगा। तो ठीक है, 33s% है इसमें, और इस वाले में s% कितना है? 50% है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। sp के लिए कैसे निकालते हैं? s के लिए निकालना है तो एक s है तो s ऊपर में हो जाएगा। टोटल कंपाउंड कितने हैं? तो यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आएगा। तो जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होता है बॉन्ड उतने ही ज्यादा मजबूत होते हैं। बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग के होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें s% ज्यादा है तो इसका CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो सेकेंड ऑप्शन सबसे पहले आएगा, इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा, और थर्ड ऑप्शन तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 को सॉल्व करते हैं। तो 77 में क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर का जो है एडिशन किसके साथ नहीं होगा? H2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रोमीन वाटर उसी पे अटैक करता है जिसके पास डबल बॉन्ड हो या फिर एक्टिवेटिंग रिंग हो। एक्टिवेटिंग रिंग का मतलब समझते हैं ना, रिंग होना चाहिए और उस पर कुछ ना कुछ NH2 लगा होना चाहिए या OH लगा होना चाहिए, एक्टिवेटिंग होना चाहिए। इससे ये क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो होता है कुछ प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज एक्टिवेट होते हैं, तो उससे ये हो जाता है कि Br जो होता है, Br माइनस को जोड़ना, जहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा होता है वहां पे आसानी से जुड़ जाता है। और ऐसे ही मैं डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करके यहाँ पे जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि C डबल बॉन्ड C है तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पे C और यहाँ पे Br जो है वो ऐड हो जाता है। तो Br2 यानी कि Br2 वाटर जो होता है
वो वहीं पे ऐड होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या फिर एक्टिवेटिंग रिंग हो। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ भी Br2 वाटर ऐड हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन ऐड होगा। एक्टिवेटिंग रिंग है तो यहाँ भी ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएगा, और ये भी एक्टिवेटिंग रिंग है तो यहाँ भी ब्रोमीन जो है वो ऐड हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ये है फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड है और ना ही रिंग है, यानी कि एक्टिवेटिंग रिंग कह सकते हैं या फिर बेंजीन रिंग कर सकते हैं। ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन है जहाँ पे ब्रोमीन जो है वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, यानी कि Br2 वाटर जो है रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को सॉल्व करते हैं। 78 में क्या दिया गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यानी कि आपको जो है ये एक रिएक्टेंट दिया है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा वो बताना है, और आपको रिएक्शन दो से करवाना है, पहला और दूसरा से। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है वो डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे CN ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगा होता है और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड दिया गया है। सबसे पहला रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, देखते ही समझ में आ जा रहा है। CH3 माइनस के साथ ये ब्रेक होता है और MgBr प्लस के साथ ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अभी हम दूसरा वाला को नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ पहले वाले के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जैसे ये वाले जो CH माइनस है, तो जहाँ कहीं भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज तब जनरेट होता है जब ये जो निगेटिव चार्ज होता है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम टू सेम ये ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव आ जाता है। तो जहाँ जहाँ भी ये CH3 माइनस को दिखेगा पॉजिटिव चार्ज वहाँ वहाँ अटैक करेगा, तो ये एक बार यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो है एक बार यहाँ पे भी अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये रिंग है तो ये कुछ इस तरीके से जो है बेंजीन रिंग बनेगा, और यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से जो है C और डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड बचेगा और निगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पे जाएगा, और यहाँ पे जो है CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाले CH3 जो हमने दिखाया था, और सेम टू सेम यहाँ पे एक CH3 जुड़ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वहाँ पे जो है निगेटिव चार्ज आता है। अब हम दूसरे वाले को ऐड करते हैं। दूसरे यहाँ पे कितना मोल ऑफ यूज होगा, 2 मोल यूज होगा ग्रिग्नार्ड का। ठीक है, क्योंकि 2 CH3 अटैक किया है, 2 मोल यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड यूज हो रहा है, तो 2 मोल यूज हो रहा है। इसके बाद अब जो है हम दूसरे वाले को यूज करते हैं जो कि क्या है H3O प्लस है, और इसका मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। H3O प्लस किस में ब्रेक होता है, H प्लस प्लस H2O में ब्रेक होगा। तो ये वाला जो H प्लस है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा जरूरत होता है, और ये वाला जो H2O बचेगा वो हाइड्रोलाइसिस करेगा इस वाले बॉन्ड के साथ। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन ऐड होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा C, और ये जब डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे Me हो जाएगा, यानी कि CH3 होगा, उसको Me से भी दिखाते हैं, और यहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा और यहाँ पे CH3 ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में CH3 ही दिया है तो मैं यहाँ पे CH3 ही लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अगेन जो है C डबल बॉन्ड O आ गया पहले वाले ऑप्शन की तरफ, तो क्या अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड वापस से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे H प्लस आ गया ना, तो H प्लस आते ही सारे के सारे जो ग्रिग्नार्ड वाले जो है यानी कि ये CH3 माइनस है उसको डिफ्यूज कर देगा और CH4 बन जाएगा। तो CH3 माइनस पर अटैक करने के लिए इस रिएक्शन में बचेगा ही नहीं, तो अब रिएक्शन नहीं होगा, 2 मोल ही ग्रिग्नार्ड का यूज होगा। और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा और नीचे में CH3 है, तो अल्कोहल और नीचे में CH3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है आगे में। तो ये वाला ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। मैं बाकी के ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। इस वाले क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में सॉल्व करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, पर अगर मैं एज ए स्टूडेंट पेपर में इसको सॉल्व कर रहा होता तो पता है मैं ये रिएक्टेंट देखता भी नहीं, क्या है सिर्फ ऑप्शन पहले देखता, और ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन को तो सबसे पहले कट कर देता, क्योंकि ये 2 अल्कोहल है और 2 अल्कोहल सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसके बीच में ये जो दोनों लोन पेयर है वो काफी ज्यादा रिपेल कर रहे होते हैं। 2 लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, 2 निगेटिव चार्ज यहाँ, 2 निगेटिव चार्ज यहाँ, जो कि हाईली रिपेल कर रहा होता है। तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। इसके बाद हम चेक करते कि ये जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, और हाइड्रोलाइसिस जब भी कभी होता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड ये CN जो है उसको ब्रेक कर देता है अल्कोहल में, और CN जो है ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो CN होता ही नहीं। अब हमारा बचता क्या, सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बचता। सेकेंड और फोर्थ में भी मैं फोर्थ को ऐसे ही कट कर देता, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो रहा है और CH3 माइनस जो है सबसे पहले कीटोन को जो है यहाँ पे इसमें अल्कोहल में चेंज करेगा, और यहाँ पे कीटोन ही छोड़ दिया है, अल्कोहल में ये चेंज होता।
तो ये वाला ऑप्शन कट कर देता है, बचता है हमारा सेकेंड ऑप्शन ही। तो 10 सेकंड 15 सेकंड में आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 79 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एक्सिबिट हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चार ऑप्शन दिया है, इस चार में से कौन सा जो है हायर बॉइलिंग पॉइंट को शो करेगा। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आईएम के बराबर होता है। आई यहाँ पे जो होता है ये वांट है फैक्टर होता है, वांट ऑफ फैक्टर इसको कह सकते हैं, और एम जो होता है मोलरिटी होता है। तो हर किसी का मोलरिटी तो यहाँ पे दिया ही गया है, तो आपको सिंपली वांट है फैक्टर निकालने आता है कि नहीं आता है इस क्वेश्चन में, वही आपसे टेस्ट कर रहा है। तो पहले में क्या है, यूरिया है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये ग्लूकोज है, तो यहाँ पे ये भी जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इसका भी जो है आई इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये जो है वो किस में ब्रेक होता है, के प्लस प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होता है, तो इसका आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जितने पार्ट में ब्रेक होता है वही उसका आई होता है। और Na2SO4 किस में ब्रेक होता है, Na यानी कि 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है, इसका आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है। तो सिंपली अब ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, तो फर्स्ट में डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 इंटू 1 हो जाएगा, जो 0.01 ही होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, डेल्टा टीबी आपका, डेल्टा टीबी हो जाएगा 0.01 इंटू 1 का फैक्टर कितना है इसका, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, अगेन डेल्टा टीबी, स्टेप बाय स्टेप लिखे तो गलत होने की चांसेस बहुत कम होती है। ये भी दिया है 0.01 इंटू 3 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 0.03 हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में जो है डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, मोलरिटी इंटू 1 फैक्टर होता है, तो मोलरिटी कितना है 0.015 इंटू 1 फैक्टर कितना है 1 है, तो 0.015 हो जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है, थर्ड वाली की आ रही है 0.03, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व करते हैं। तो 80 में क्या दिया गया है, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, यानी कि विल्किंसन कैटेलिस्ट है, और आपको राइट साइड में ढूंढना है। तो ऑब्वियस बात है, ये तो क्लासरूम में रट्टा मरवाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये कैटेलिस्ट होता है, जो कि PPH3 और RHCl होता है। और इसके बाद जिगलर कैटेलिस्ट, ये भी रट्टा मरवाया जाता है, TCl4 प्लस जो होता है Al और CH3 के साथ आता है। इसके बाद ये हैबर प्रोसेस जो होता है, ये भी Fe कैटेलिस्ट के साथ होता है। हैबर प्रोसेस में बता दो क्या होता है, N2 प्लस 3H2 दिस गिव्स 2NH3 होता है। यहाँ पे N2 जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है, जो कि हाईली स्टेबल होता है, ये जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो ये Fe कैटेलिस्ट इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको थोड़ा सा कमजोर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रेक हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ज्यादा से ज्यादा NH3 बनाए। तो हैबर प्रोसेस में कैटेलिस्ट Fe3 का इसलिए यूज किया जाता है। वेपर ऑक्सीडेशन PDCl2 के साथ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आता है। तो इस हिसाब से जो है आपका मैचिंग हो गया है। फर्स्ट का ए है, यानी कि फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 है, फर्स्ट का 1 है और सेकंड का 2 है, थर्ड का भी थर्ड है, तो थर्ड का थर्ड है, और फोर्थ का फोर्थ है। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व करते हैं। तो 81 में क्या दिया गया है, 5 मोल ऑफ लिक्विड X and 10 मोल ऑफ लिक्विड Y मैप अ सॉल्यूशन हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ 70 टोर। तो यानी कि P ऑब्जर्व्ड जो है आपको दिया गया है 70 टोर के बराबर दिया गया है। आगे क्या पूछ रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड Y आर 63 टोर एंड 78 टोर दिया गया है, यानी कि वेपर प्रेशर अलग अलग दिया गया है X एंड Y का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब सॉल्यूशन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन देख करके मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है आपको P आइडियल निकालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से ऑब्जर्व से कंपेयर करके बताएंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन है। तो ये कितना होता है, XA इंटू P नॉट, यानी कि P नॉट X होता है, यहाँ पे X लेते हैं, और XB और इंटू P नॉट Y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे X से कितना हो जाता है, जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है वो, यानी कि X का मोल फ्रैक्शन 5 है यहाँ पे, तो 5 लेंगे, और टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इंटू P ऑफ X, प्रेशर ऑफ X का कितना दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ X का दिया गया है 63, तो यहाँ पे 63 लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ XB, यानी कि B का मोल फ्रैक्शन, तो B का मोल कितना है 10 है, टोटल मोल कितना है 15 है, और P का प्रेशर कितना है, यानी कि Y का, तो Y का 78 है, तो 78 लिख लेते हैं। तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, 21 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 3 से कटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 6 18, तो ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 2 इंटू 26। तो P आइडियल कितना हो जाएगा,
पी आइडियल हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 21 प्लस 52, ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, तो ये हो गया 73। तो पी आइडियल जो है वो ग्रेटर देन है पी ऑब्जर्व के, ठीक है। और आपके सॉल्यूशन चैप्टर में ये वाला ब्रैकेट करके फॉर्मूला बताया गया होगा कि ये अगर कंडीशन होता है तो सॉल्यूशन जो है वो निगेटिव डेविएशन को शो करता है। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 82 में क्या दिया गया है, शुगर एक्स आपको दिया है और इससे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो किसके रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो ए में बता रहा है कि फाउंड इन हनी, तो शुगर एक्स जो है वो फाउंड इन हनी में पाया जाता है, ये एक कीटो शुगर है। ये बोल रहा है एनोमरिक फॉर्म बनाते हैं और ये लिवो रोटेटरी है। तो ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कीटो नहीं होता है, ये एल्डो होता है, ठीक है। एल्डो ध्यान रखना, ये एल्डो जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे क्लियरली बोला है कि ये कीटोस होना चाहिए। फ्रक्टोज जो क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, कीटो होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज का एक और जो होता है फंक्शंस कह सकते हैं, वो ये है कि वो लिवो रोटेटेड होता है, यानी कि ये जो लाइट जो होता है, यानी कि पोलराइज लाइट जो होता है उसको निगेटिव डिविएशन करता है, निगेटिव डायरेक्शन में जो है रोटेट कर देता है। ये डी फ्रक्टोज का ये एक कह सकते हैं कि फंक्शन होता है। तो डी फ्रक्टोज के लिए ये भी सही है, कीटो भी सही है, और मेनली जो होता है ये हनी में पाया जाता है डी फ्रक्टोज, ये भी ध्यान रखना। और ये एनोमरिक फॉर्म, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल जो होता है वो एनोमरिक कार्बन पे जुड़े होते हैं। तो सारे के सारे एबीसीडी ऑप्शन जो है सेकंड से मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। माल्टोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिला करके बनाया जाता है, और ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, एल्डो होता है, ये भी एल्डो होता है। तो एल्डो प्लस एल्डो आपको एल्डो ही देगा, पर यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो आप कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे वो कीटो होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज तो चलो सही है, लेकिन ग्लूकोज यहाँ पे आपको जो है एल्डो दे देगा, तो एल्डो प्लस कीटो का मिक्सचर बनेगा। आपको बोला है कि ओनली कीटो होना चाहिए, ओनली कीटो सिर्फ और सिर्फ डी फ्रक्टोज में ही होता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 को सॉल्व करते हैं। तो 83 में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फ्लोइंग कन्वर्जन, यानी कि ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बनाना है, तो कौन सा रिएजेंट को आपको इन 4 में से यूज करना है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या है, LiAlH4 है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो होता है कीटोन, इसके बाद एल्डिहाइड, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको जो है किस में चेंज कर देता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। यहाँ पे तो कीटोन बन रहा है, यहाँ भी सॉरी एल्डिहाइड बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। फोर्थ सेकेंड ऑप्शन जो है LiH ALH और I ब्यू, यानी कि ब्यूटेन का होता है, ब्यूटाइल ग्रुप का, डबल के साथ लेते हैं, विथ वाटर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो होता है एस्टर को जो है, ये देख सकते हैं एस्टर को एल्डिहाइड में चेंज करता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। NaBH4 जो होता है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड एंड कीटोन को जो है अल्कोहल में चेंज करता है, ठीक है, अल्कोहल में चेंज करता है। ये थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू AlH4 से, ठीक है। और PdBSO4 ये तो इसका है रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसका, ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसका होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को ओनली जो होता है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकेंड ही एक ऐसा रिएजेंट है जो एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व करते हैं। तो 84 में क्या दिया गया है, ये एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। 2025 में एसर्शन रीजन से काफी क्वेश्चन आए हुए थे, तो एसर्शन रीजन क्वेश्चन यानी कि ए एंड आर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। ऑलमोस्टली हर बुक में और कोचिंग्स के मॉड्यूल में तो ए एंड आर क्वेश्चन दिए ही होते हैं। तो एसर्शन दिया गया है, ये दिया गया है, ये कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये आई जुड़ा गया है, यहाँ पे आई है, अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl। तो ऑब्वियस सी बात है SN2 रिएक्शन जो होता है वो I- में सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद Br- में होता है, इसके बाद Cl- में होता है, फिर I- में होता है। तो ये बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन जो है वो I में, यानी कि ये वाला I जो है उसमें ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Cl का। तो मैंने बता ही दिया Cl तो लास्ट में आता है, तो ये वाला ये जो है यानी कि असर्शन जो है वो सही है। और आयोडीन जो है, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। तो ऑब्वियस बात है लिविंग ग्रुप जितना जल्दी आसानी से छोड़ करके चला जाएगा उतना ही दूसरा जो यहाँ पे कंपाउंड होता है वो यहाँ पे जुड़ पाएगा। और आयोडीन जो है सबसे आसानी से इसलिए छोड़ के जाता है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, और ये जो I- है वो बड़े साइज की वजह से निगेटिव इस पे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज को इसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं रखने के लिए, तो वो कहीं भी रख सकता है आसानी से। वही I में यानी कि सॉरी यहाँ पे F आएगा, तो वही F में और Cl- में निगेटिव चार्ज जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये जल्दी छोड़ करके नहीं जाना चाह रहा होता है, इसलिए I जो होता है
वो बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्लेन भी एक दूसरे को कर रहा है। चलो अब हम ऑप्शन पर लेते हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बिल्कुल ही सही बात है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये गलत है, और ये दोनों फॉल्स है, और ये दोनों ट्रू है, यानी कि ए फॉल्स और बी ट्रू, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 को करते हैं। तो 85 में क्या दिया गया है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन कैलोरी, यानी कि किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba+2 आपको फाइंड करना है, और आपको डेटा दिया गया है SO4 2 माइनस का एक्वा सोल्यूशन में 216 किलो कैलोरी पर मोल, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन BaSO4 का 4.5 दिया है, और वहीं पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन BaSO4 इतना दिया गया। तो आपको Ba+2 का निकालना है। तो सिंपल सा इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे BaSO4 सॉलिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, Ba+2 एक्वस में, और प्लस B यानी कि SO4 माइनस ये एक्वस में। इसका अगर हीट में निकाला जाए तो डेल्टा HF BaSO4 जो होता है वो इक्वल्स टू होता है डेल्टा HF0, ये होता है Ba+2 का प्लस डेल्टा HF0 SO4 माइनस का, और प्लस यहाँ पे होता है डेल्टा H क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन ये वाला जो दिया है क्रिस्टलाइजेशन, तो वो होता है। तो डेल्टा H क्रिस्टलाइजेशन हमने शॉर्ट में लिख दिया है। इसका वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया हुआ है, 349 दिया है, -349 दिया है। ठीक है, मैं सिर्फ यूनिट मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, यूनिट बाद में लिख लेंगे। और BaSO4 तो आप यानी कि Ba+2 तो निकालना है, तो डेल्टा HF0 Ba+2 तो आपको निकालना है। इसके बाद आपको डेल्टा HF SO4 माइनस का दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, SO4 माइनस का 216 दिया है, तो माइनस ऑफ 216, और ये भी डेल्टा H क्रिस्टलाइजेशन भी आपको दिया है -4.5, तो माइनस ऑफ 4.5 लिख लेते हैं, सबको इस साइड ले आते हैं। तो -349 प्लस 216 प्लस 4.5 इज इक्वल टू डेल्टा HF0 Ba+2 जो आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 349 प्लस 216 और 4 220.5 इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो चलो हम माइनस करते हैं, 349 और 220 है, पॉइंट है, 0.5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 8 बचा तो यहाँ पे 8 आएगा, और ये 4 है तो ये 2 आ जाएगा, और ये एक ये आ जाएगा, माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस का आएगा। तो -128 यहाँ पे माइनस ऑफ 128.5 जो है वो डेल्टा HF0 Ba+2 का वैल्यू आएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 को सॉल्व करते हैं। तो 86 में क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स, यानी कि GOC1 के पार्ट से आपको दो क्वेश्चंस पूछा गया है, और दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं। एक तो मैंने पहले ही आपको बताया था क्लोरीनेशन वाले, वो भी GOC1 का था, और ये भी क्लोरीने यानी कि ये भी GOC1 से क्वेश्चन है। ऑफ साइक्लिक ईथर्स मॉलिक्यूल फॉर्मूला, यानी कि ये मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है, और इससे आपको जो है साइक्लिक कितने ईथर बनेंगे, साइक्लिक ईथर वो आपको बताना है। इसमें स्टीरियो भी शामिल है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर, यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जहाँ पे स्टीरियो आता है। तो आपको इससे बनाने के लिए, साइक्लिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको DU निकालना होता है कि DU में डबल बॉन्ड बन रहा है साइकिल में कि नहीं। तो DU के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2C+2 प्लस N माइनस H माइनस X अपॉन जो है वो 2 होता है, और सल्फर ऑक्सीजन सबको इग्नोर करना होता है। तो 2C कितना है, 2 कार्बन कितना है, 4 है, तो 2 × 4 प्लस 2, और प्लस नाइट्रोजन है नहीं तो 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 + 2 - 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो DU इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, एक रिंग बनेगा। ठीक है, ओनली 1 रिंग एंड नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, ये DU से पता चला। DU नहीं निकालते तो पता ही नहीं चलता है कि रिंग में डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। बाकी आपको हर ऑप्शन में पहले 4 कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करके देखना पड़ता, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। DU निकालने के बाद पता चल गया कि सिंपल सा रिंग बनने वाला है बिना डबल बॉन्ड का। तो चलो सबसे पहले कितना कार्बन है, 4 कार्बन है,
तो 4 कार्बन के साथ हम एक रिंग बनाते हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालते हैं जो कि एक ईथर हो गया, यहाँ पे एक बना। इसके बाद हम 3 कार्बन के साथ बनाएंगे, तो 3 कार्बन के साथ कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, 3 कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन यानी कि एक कार्बन बच रहा है तो यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख करके एक और बातें समझ में आ रहा है कि 3 कार्बन के साथ एक और स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन हम यहाँ भी तो लगा सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्री वाला हो गया, ये अनसिमेट्री वाला हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 कार्बन के साथ जो है एक रिंग बनाएंगे क्योंकि रिंग बनाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे एक CH3 लगेगा, यहाँ पे एक CH3 लगेगा, ठीक है। अब हम ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 2 कार्बन के साथ कुछ ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे एक ही पे हम 2 लगा देंगे तो हो गया ना, 2 और 2 4 कार्बन। एक और स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में चल रहा है, वो कुछ ऐसा बनाते हैं। ऐसा मेरे क्लासरूम में बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए गए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। तो ये कुछ इस तरीके से जो है पॉसिबल स्ट्रक्चर है और इसके अलावा हमको और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर दिख नहीं रहे हैं। तो चलो अब हम स्ट्रक्चर काउंट करते हैं और सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई GI नहीं बन रहा है, यहाँ पे जो है कोई कायरल कार्बन नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, पर ये जो है वो कायरल कार्बन है। देख सकते हैं ये 4 के 4 ग्रुप जो है अलग है, तो ये कायरल बन गया। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 मिलेगा। यहाँ पे कितना स्ट्रक्चर मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेगा। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ये ग्रुप अलग हो जाएगा, इधर से ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो 2 कायरल है प्लस सिमेट्री भी है, ध्यान रखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम सेम है। तो जब सिमेट्री होता है और टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालना होता है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1 फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 की पावर 2 n जो होता है टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर होता है, यहाँ पे 2 है कायरल सेंटर, तो 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इससे आपको कितना स्ट्रक्चर मिल रहा है, टोटल 3 स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसके बाद हम ये वाला देखते हैं, तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है वो कायरल कार्बन बन रहा है, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है वो अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है और हाइड्रोजन तो यहाँ पे अलग होगा ही, तो 4 अलग अलग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है वो कायरल कार्बन बन रहा है, जिससे आपको 2 स्ट्रक्चर यहाँ से मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3 प्लस 2 5 और प्लस 2 7, एक 8, एक 9 और एक 10। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। तो 87 में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन, यानी कि प्रॉपर्टी आपको मेंशन है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो दिया गया है उससे मैच करता है कि नहीं वो आपको बताना है। तो पहले में क्या दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है H2O ग्रेटर देन होगा NH3 का और ये होगा CHCl3 का, और ये आपको डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू निकालना है। तो ऑब्वियस बात है ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हम डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं इसका किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होता है, पर सबसे सिंपल जो हम होता है ज्यादा लोन पेयर होता है, क्योंकि लोन पेयर जो होता है लोन पेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है म्यू के, जितने ज्यादा लोन पेयर होगा उतने ही ज्यादा आपका जो है वो डायपोल मोमेंट होगा। तो इसमें कितने लोन पेयर है, 2 है ऑक्सीजन में, इसके बाद इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 0 लोन पेयर है। तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। डायपोल मोमेंट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसको जब जो समझ में आ जाए एग्जाम्स हॉल में, जो चमक जाए दिमाग में उससे बना लो। हालांकि मैं 2-3 तरीके से डायपोल मोमेंट को सॉल्व कर लेता हूँ। इसके बाद बोल रहा है ये लेफ्ट में कंपाउंड दिया गया है और राइट साइड में आपको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है XeF4, जिसमें कितना लोन पेयर होगा, ऑब्वियस बात है 4 बॉन्ड बना लिया तो इसमें 2 लोन पेयर ही बचेगा, क्योंकि टोटल 8 होते हैं, यानी कि टोटल 4 लोन पेयर होते हैं। तो 4 से 8 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड तो इसने बना लिया, तो 2 लोन पेयर जो है इसका यहाँ पे बच गया। इसके बाद XeO3 है, XeO3 तो ये कितना 6 बॉन्ड बनाता है, तो 6 बॉन्ड बनाने के बाद कितना एक ही लोन पेयर बाकी रह जाएगा। तीसरा क्या है XeF2 है, तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बनाने के बाद कितना है 3 लोन पेयर बाकी रह जाएगा, तो ये 3 है। तो ये बोल रहा है कि 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये सही बात है, और ये ग्रेटर देन 3 है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए XeF2 होना चाहिए, इसके बाद XeF4 होना चाहिए और फिर XeO3 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या है
थर्ड ऑप्शन में दिया है कि OH बॉन्ड जो है वो बड़ा है CH बॉन्ड से और NO बॉन्ड से, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि क्लासरूम में ही कराया जाता है। NO बॉन्ड लेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसके बाद CH बॉन्ड होता है और फिर जो होता है OH बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो छोटे के साथ अगर किसी को भी मैच करोगे तो छोटा ही बॉन्ड बनेगा, छोटा बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ भी छोटा ही होगा। तो छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है, जो भी H के साथ बॉन्ड बना रहा है वो छोटा होगा, और ये N कंपेयर टू H जो होता है वो बड़ा होता है NO, तो ये बड़ा बॉन्ड बनाएगा, इसलिए NO ज़्यादा बड़ा होगा। और C जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ऑक्सीजन से, तो बड़ा थोड़ा सा होगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बड़ा ही होगा। तो CH आता है, फिर OH आता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि सॉरी सी ऑप्शन जो है वो गलत है। इसके बाद हम डी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, N2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन H2, ये बॉन्ड एंथैल्पी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है N2 जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, O2 जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और H जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा ही हीट देना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ए और डी ओनली करेक्ट है। तो ए और डी किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो 88 में क्या दिया गया है, हायर यील्ड ऑफ NO इन, यानी कि NO जो है किसमें सबसे ज्यादा बनेगा। ये चार ऑप्शन दिया गया है ABCD उसमें से, और रिएक्शन जो है N2 प्लस O2 दिस गिव्स 2NO, काफी बार ये रिएक्शन देखा होगा आपने। और कैन ऑब्टेन एट डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इज इतना, यानी कि डेल्टा H जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, यानी कि रिएक्शन को करवाने के लिए, यानी कि NO बनाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। हीट मतलब क्या है, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है NO का यील्ड मिलेगा, यानी कि NO प्रोडक्ट मिलेगा। तो टेम्परेचर तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद जो होता है N2 की भी यील्ड बढ़ाएंगे, यानी कि N2 की मात्रा लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे, या फिर O2 की मात्रा बढ़ाएंगे, तो उससे भी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा NO मिलेगा। तो N2 भी बढ़ाना पड़ेगा, O2 भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ACD आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सब लगता होगा कि मैंने ये फटाफट क्यों कर लिया, क्योंकि जब आप क्लास नोट्स को देखेंगे इस वाले चैप्टर्स के, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके क्लासरूम में, चाहे आपने ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन किए हो, मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये वाले ऑप्शंस जरूर करवाए गए होंगे आपके क्लास नोट्स में। और वहाँ पे ये डिस्कस भी करके बताया गया है कि यहाँ पे O2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, N2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, N2 कम करेंगे तो क्या होगा। तो ये आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर इसको कर लेना चाहिए था पेपर में। 89 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इतना। तो रेट कांस्टेंट आपको दिया है, यानी कि की दिया गया है 0.03। मैं यहाँ पे जो है वो यूनिट नहीं लिखता हूँ, बाद में लिख लूंगा। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट रिड्यूस एट इतना, यानी कि स्टार्टिंग में कितना लिया गया है, 7.2 लिया गया है, और लास्ट में बचता कितना है, 0.9 बचता है। यानी कि इसको ए मानते हैं तो ये ए माइनस एक्स हो जाता है, यानी कि जो खत्म हो जाता है रिएक्शन में, उसके बाद जो बचता है वही ये होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम कितना होगा, यानी कि T इक्वल टू वॉट निकालना है। तो आपने बहुत पॉपुलर फॉर्मूला पढ़ा होगा, के टी इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ, यहाँ पे 10 होता है लॉग के साथ बेस में, और ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 7.2 दिया है, और ए माइनस एक्स कितना दिया है, 0.9 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72, ये 8 से कट जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2.303 लॉग ऑफ 10 ये 8 हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2.303 लॉग ऑफ 10 और 2 की पावर में क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, K2 यानी कि KT इक्वल टू क्या, 2.303 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 जो होता है वो लॉग का जो कंसेप्ट होता है वो 3 बाहर में आ जाता है, इंटू लॉग ऑफ 10 2, ठीक है। यहाँ पे T हमको निकालना है, और 2.303 इंटू 3 इंटू लॉग 10, यानी कि लॉग बेस 10, और 2 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। हालांकि मुझे याद ही रहता है क्योंकि बेसिक मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, लॉग 2 और लॉग 3 का स्पेशली वैल्यू को याद करना, रटवाया जाता है। इसके बाद के का वैल्यू कितना था, 0.03 था, काफी कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे जो है कटपीट बनेगा, तो नीचे में ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। इसके बाद इसको हटाएंगे तो 1000 और आ जाएगा। इसके बाद इसको हटाएंगे तो ऊपर में 100 चला जाएगा, तो 100 से हम इसको हटा देंगे, ठीक है, 2 जीरो और 1 बच गया। और इसके बाद इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो आपका एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 2300
3 मल्टीप्लाई बाय 301 है। आप चाहे तो अप्रोक्सीमेशन लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो बच गया। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन जो है काफी दूर दूर दिया गया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 को 0 कर देता हूँ, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर से 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, अपॉन में जो है 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, t इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट के बाद 0 आएगा तो 69.09 आया, यानी कि 69 के आसपास, 69 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे 1 को 0 कर दिया है। तो 69 ऑप्शन में एक ही है, 69 और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करते हैं। तो 90 में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू लेसाग्ने टेस्ट। तो लेसाग्ने टेस्ट में क्या होता है, सिंपल सा Na का रिएक्शन करवाया जाता है C के साथ या फिर N के साथ, और ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। तो इसमें लेसाग्ने जो टेस्ट होता है इसमें Na तो कंपलसरी आपका होना चाहिए। सोडियम के साथ ही रिएक्शन होता है, चाहे आप C का करवाए, चाहे आप N का करवाए, चाहे H का करवाए, चाहे हेलोजन ग्रुप का करवाए, ये जो Na होता है वो फिक्स होता है। इसी से इन दोनों को मिलाकर के जो है ये कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है। तो Na तो कंपलसरी इसमें भी है, इसमें भी है, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे एक अलग आ गया जिसमें Na प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है और फोर्थ ऑप्शन ही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेसाग्ने टेस्ट किसमें नहीं देगा, यानी कि कौन सा रिएक्शन जो है लेसाग्ने टेस्ट नहीं देगा वही आपको बताना है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री के पेपर, जो कि नीट 2025 में टफेस्ट पेपर आया हुआ था, तो उसके 46 से लेकर 90 क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया है। तो आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चंस में, मैंने आंसर नहीं मैच किए हैं, आप चाहे तो ये 45 नंबर कोड था, आई थिंक, हाँ ये 45 नंबर ही कोड था। तो 45 नंबर कोड का जो आंसर की ऑफिशियल एनटीए ने रिलीज किया है, उसको आप डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर मैंने लगाए हैं, उसको आप मैच कर सकते हैं कि आपका, यानी कि स्पेशली मेरा कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। और अगर कोई गलत हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सही कर लूंगा। और कोई भी डाउट है तो नीचे आप पूछ सकते हैं।